ओके, शुरू करते हैं। ये वीडियो है इंट्रोडक्शन 1.9 सॉफ्टवेयर की। तकरीबन एक माह की कंटिन्यूस एफर्ट के बाद हम 1.9 इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो कि वाइट बॉक्स एम्बेडेड WBE का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। और इसके अंदर काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट्स हमने की हैं हमारे पिछले सॉफ्टवेयर से, और इसके अलावा काफ़ी नए फीचर्स आए हैं, बग फिक्सिंग भी है, नए फीचर्स भी हैं और काफ़ी चीज़ें। तो क्विकली जो है वो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा और फिर हम थोड़ा डिटेल में इन फीचर्स को देखेंगे। तो जो मेजर इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं उनमें सबसे पहले ये है कि एक फ़ीचर ऐड किया जिसमें हमने बज़र ऐड किया है। इसके अंदर आपके पास एक बज़र है जो आप इसके साथ लगा सकते हैं। पिन नंबर आपको बता देंगे किस पिन पे है। आई थिंक पिन नंबर 22 जो हमारी फ्री है उसके ऊपर ये बज़र है, लेकिन वो हाईलाइट कर दी जाएगी। ठीक है, बज़र ऐड है। बज़र को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं मेन्यू से। उसके बाद टॉर्क लोड हैंडलिंग हमने इसकी बेहतर की है, यानी कि आप टॉर्क लोड ऐड करते हैं, मोटर वगैरह ऐड करते हैं तो उसको बहुत इंटेलिजेंटली ये हैंडल करेगा। क्योंकि डायरेक्ट सोलर इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही आप टॉर्क लोड या कोई हैवी लोड लगाते हैं तो बस रेजिस्टेंस और सोलर के ऊपर लोड आने की वजह से वोल्टेज आपके DC जो है एकदम से नीचे जाते हैं, तो उनको मेंटेन करना होता है, जिसके लिए मेनली तो MPPT यूज़ होता है। लेकिन हमने इसके अंदर एक मैनुअल MPPT डाला है जिसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो टॉर्क लोड हैंडलिंग है जिसमें आप टॉर्क लोड की ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक टॉर्क लोड आपने यह इन्वर्टर जो है वो हैंडल करेगा, अदरवाइज़ वो ओवरलोड की कंडीशन में चला जाएगा अगर ओवरलोड सिचुएशन है तो। ओके, इसके बाद जो है वो मैनुअल MPPT का ऑप्शन हमने डाला है कि MPPT के ऊपर VMPP की सेटिंग हमने ऐड कर दी, यानी कि आप अपने VMPP वोल्टेज सेट कर सकते हैं, जिसकी बिना पर इसमें एक MPPT का प्रोसेस चलेगा जो टॉर्क लोड हैंडलिंग और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग जो है वो करेगा सोलर की जो आपकी DC बस है। एक नेक्स्ट फीचर जो है वो एडजस्टेबल डेड टाइम है। पुराने सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ IGBT मॉड्यूल्स जो हैं वो या इंडस्ट्रियल IGBT मॉड्यूल्स जो हैं वो कंपैटिबल नहीं थे, और डिफरेंट काइंड के रिंगिंग या शॉर्ट सर्किट या डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम्स आते थे, जिसमें IGBT की जो है वो विदाउट लोड हीटिंग का मसला भी था। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने डेड टाइम का ऑप्शन डाला है। आप इसमें एक अपनी IGBT की डाटा शीट के अकॉर्डिंगली जो है वो डेड टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे कि डेड टाइम जो है वो आइडियली आप क्या सेट करें जिससे आपका IGBT जो है वो हीट ना हो और वो परफॉर्म सही करें। इसके बाद इसमें आउटपुट लो लिमिट डाली गई है कि जब आपके वोल्टेज, जब PV बस ड्रॉप होने पे आपके आउटपुट वोल्टेज अगर लो जाते हैं तो आप एक सर्टन लो लेवल तक वोल्टेज तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिस्टम को सेफली शट डाउन इन्वर्टर ऑटोमेटिकली कर देगा। उसके बाद 7805 जो है उसकी ओवर हीट का मसला फिक्स किया गया, जिसके अंदर ओवर 7805 अगर जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन हो या चाइनीज़ हो, 7805 जो है वो पहले सॉफ्टवेयर में हीट हो रहा था, जिसको हमने फिक्स किया है और इसकी जो हीट है वो अब काफ़ी एडिक्वेट हो गई है, यानी कि आपका जो 7805 डैमेज नहीं होगा। और जो इसके ऊपर करंट लोड था वो हमने हाफ कर दिया, जिसकी वजह से इसकी हीट कम हो गई। नेक्स्ट जो इशू फिक्स किया वो ये कि IC ओवर हीट होता है, क्योंकि IC जो क्लॉक फुल फ्रिक्वेंसी पे कर रहा था 117 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो उसको हमने क्लॉक डाउन किया, उसको थोड़ा सा हमने फ्रिक्वेंसी को नीचे लेके आए, जिसकी वजह से कंट्रोलर की अपनी हीटिंग का इशू जो है वो फिक्स हो गया। अननेसेसरी या गैर ज़रूरी जो शॉर्ट सर्किट आते थे बार बार सिस्टम के अंदर, जो कि हार्डवेयर की वजह से भी हैं और नॉइसेस की वजह से भी हैं, तो उनको हमने हैंडल किया, उनको ख़त्म किया। बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो शॉर्ट सर्किट जो फॉल्स होते हैं वो ख़त्म हो गए। इसके अलावा हमने एक शॉर्ट प्रोटेक्शन डाली है, जिसमें अगर जो पुराना शॉर्ट सर्किट का सर्किटरी है उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी एक आउटपुट लाइन के ऊपर जो है वो CT लगी हुई है, जिसके ऊपर अगर आइडियली दोनों लाइंस शॉर्ट होती हैं तो वो शॉर्ट सर्किट आपका परफेक्ट काम करता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी दूसरी लाइन जिस पे CT नहीं लगी वो शॉर्ट सर्किट करती है, कहीं वापडा की लाइन से या कहीं और तरह से, तो शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट नहीं होता। तो अभी हमने जो शंट बेस जो है वो शॉर्ट सर्किट इसमें ऐड किया, जिसमें आपका अगर किसी वजह से शॉर्ट सर्किट आता है तो
शंट की बेस पे भी उसको आप बंद करवा सकते हैं, या इसमें ऑटोमेटिकली हमने ये चीज़ कर दी है कि आपकी शंट से आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, तो शंट बेस्ड ओवरलोडिंग भी, ओवरलोड और शॉर्ट डिटेक्शन इसमें ऐड की गई है कि आपके शंट के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा लोड आता है और शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन आती है तो तब भी जो है वो IGBTs आपके बंद हो जाएंगे। ये एक तरह से डबल आपका शॉर्ट सर्किट है, जिसमें आपका CT और दूसरा शंट जो है वो दोनों आपका शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन में आपको सपोर्ट करेंगे, सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ऑप्शन है कैरियर फ्रिक्वेंसी एडजस्टमेंट की। आप अपनी जो मॉड्यूलेशन की कैरियर फ्रिक्वेंसी वो एडजस्ट कर सकते हैं, और जो आउटपुट का नॉइस है वो भी कम हो जाता है इससे। 7 kHz और 14 kHz सेट कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें यूनिपोलर लेफ़्ट, यूनिपोलर राइट, यूनिपोलर स्विफ्ट और बाइपोलर शामिल है। आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो करेक्ट की गई है, जिसमें हमारे आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल परफेक्टली जो है वो आपके PV के साथ जो है वो चेंज होते हैं, और आउटपुट वोल्ट भी आपके जो है वो बेहतर निकलते हैं, यानी कि डेड टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो आपकी आउटपुट वोल्टेज जनरेशन है वो बेहतर हो गई। इसके अलावा एक छोटा फीचर है मेन्यू ऑटो एग्ज़िट, यानी कि अगर आप मेन्यू में इंटर करते हैं और मेन्यू से एग्ज़िट नहीं करते तो 10 सेकंड के आइडल टाइम के बाद ये खुद जो है वो एग्ज़िट कर जाता है। इसके बाद टू मेन्यू एंट्री का जो तरीका है वो बदल दिया गया है, यानी कि आप एक बटन प्रेस करते थे जिसकी वजह से जो सिस्टम मेन्यू के अंदर जो है वो चला जाता था सिस्टम, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है। इसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस सॉफ्टवेयर को हम किस तरह सेल करेंगे और आप इसको किस तरह अवेल कर सकते हैं, किस तरह चला सकते हैं। तो वो पार्ट हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। प्लीज़ आप सारी वीडियो डिटेल में देखें ताकि आपको प्रोसेस मालूम हो सके कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से चलाना है, किस तरह से बाय करना है और ये किस तरह से आपके पास अवेलेबल हो सकता है। ये उन सब लोगों के लिए जिन्होंने पहले से हमारी 1.8 की फाइल्स ख़रीदी हैं या नहीं ख़रीदी, नए क्लाइंट हैं या पुराने क्लाइंट हैं, तो सबके लिए जो है वो हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो है वो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल है वो वर्क करेगा। तो ये क्विक इंट्रोडक्शन था सारे चेंजेस का, फीचर्स का। तो अब मैं आपको मेन्यू के अंदर से जो है वो एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से फीचर्स हैं और उनका क्या मतलब है। आइडियली लास्ट टाइम जो है वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन गई थी, तो इसलिए इस बार कोशिश है कि एक क्विक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को कवर किया जाए। याद रहे कि ये वीडियो मैं लो वोल्टेज पे बना रहा हूँ और ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो है वो लो वोल्टेज पे होती हैं, तो मैं लाइव टेस्टिंग और किट को लाइव हैंडलिंग से थोड़ा गुरेज करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेन्यू में एंट्री के लिए आपने देखा था कि लास्ट टाइम हमारे पास एक बटन जो इंटर का हमारा होता है उसको प्रेस करते हैं तो आपका सिस्टम जो वो इंटर हो जाता है मेन्यू में। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी बटन प्रेस करने से ये मेन्यू में ऐड नहीं हो रहा। अच्छा, ये इंटर का बटन है और ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव का, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन है। अगर आप इनको दबाते हैं तो आप ये स्क्रॉलिंग फास्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रॉलिंग चल रही होती है। अदरवाइज जो नॉर्मल डिले है वो उतना डिले जो है वो करेंगे। अच्छा, मेन्यू में एंटर करने का तरीका ये है कि आपका जो इंक्रीमेंट का बटन है उसको प्रेस करें, एक दफ़ा प्रेस करके रखें और मेन्यू को एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ें। ये देखें, ये आपका मेन्यू में एंटर हो गया। तो नेविगेशन आपकी उसी तरह से है जिस तरह पहले नेविगेशन थी, वही नेविगेशन का तरीका है। एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट हो गया और अभी दोबारा एंटर होते हैं। अप बटन को प्रेस करें और मेन्यू बटन को एक दफ़ा प्रेस करें। अप और मेन्यू को एक दफ़ा प्रेस करें, आपका जो है मेन्यू में सेटिंग में आ जाए। ये आपका नेविगेशन का जो आइकन है कि आपका सिस्टम जो है वो नेविगेट कर सकता है डिफरेंट पैरामीटर्स में, और ये एडिट मोड का आपका पैरामीटर्स, यानी कि आप एक स्पेसिफिक पैरामीटर जो है वो एडिट कर सकते हैं। चलिए पैरामीटर्स को भी चेक करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो है वो ये है लोड DC मैक्स एम्पेयर, यानी कि आपका जो ओवरलोड है वो अब DC एम्प्स के ऊपर होगा, क्योंकि हमारी पावर कैलकुलेशन जो है वो शंट बेस्ड है
और सारी की सारी जो ओवरऑल लोडिंग और सारी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो इससे कर रहे हैं। एम्पेयर्स पे ले जाने का इसको मकसद ये था कि लास्ट वाले सॉफ्टवेयर में हमारी जो ओवरलोडिंग थी वो वाटेज के ऊपर थी, और वाटेज कैलकुलेट होते हैं डीसी बस के वोल्टेज और डीसी बस के करंट के प्रोडक्ट से या मल्टीप्लिकेशन से। तो उनको मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज निकालते थे। लेकिन डीसी बस, क्योंकि जब ये डीसी बस ओवरलोड होती है किसी वजह से, तो आपके एम्पेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी जो वोल्टेज है डीसी की वो बहुत ड्रॉप हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी वोल्टेज एक्चुअल नहीं रहती। तो आइडियल वे ये है कि आपकी जो ओवरलोडिंग है वो करंट के ऊपर हो, ताकि आपकी प्रोटेक्शन बेहतर काम करे। और इस चीज़ से आपकी लो वोल्टेज के ऊपर जो मसला आता है कि आपके अगर लो वोल्टेज है सुबह के वक्त और सिस्टम आपका ओवरलोडेड है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 150 वोल्ट पैनल के आ रहे हैं और सिस्टम ऑन हो जाता है या 200 वोल्ट पे ऑन हो जाता है और आपकी आगे अप्लाइंसेस ज़्यादा लगी हैं और सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पा रहा ठीक से, तो उसमें ये हो सकता है कि आपके IGBTs में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा, वोल्ट्स आपके होंगे नहीं, वो और भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो अगर ओवरऑल वोल्टेज आप देखेंगे जो कि एक्चुअल नहीं होती, क्योंकि जो आपका वायर का ट्रैक है वो आपकी रेजिस्टेंस बन चुका होता है, वहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहे होते हैं, तो एक्चुअल वोल्टेज सिस्टम के लिए गेज करना, मेजर करना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि करंट थ्रू आउट द सर्किट आपका कांस्टेंट रहता है, जहाँ से भी जिन वायर्स के थ्रू भी कंप्लीट सर्किटरी जो आपकी बनती है उसमें करंट एक जैसा रहता है, और वोल्टेज नॉमिनल हमें पता है कि हम इतने नॉमिनल वोल्टेज इसके रख रहे हैं या पीवी के हमारे इतने वोल्टेज है, तो उस हिसाब से करंट के ऊपर जो ओवरलोड डिटेक्शन है वो ज़्यादा बेटर है रादर कि आप इसको वोल्टेज के ऊपर करें। अच्छा, मेन्यू में दोबारा एंटर होंगे, आपने देखा है कि ये मेन्यू से खुद ही एग्जिट हो गया, तो ये मेन्यू में एंटर हो चुके हैं। आप इसका ऑटो एग्जिट देख सकते हैं। मैं इसको 10 सेकंड के लिए जो है वो आइडल छोड़ देता हूँ, तो उसमें आप देख सकेंगे कि ये किस तरह से सिस्टम जो है वो एग्जिट करता है। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सारे फीचर्स कवर करना बहुत एक मुश्किल चीज़ होगी, लेकिन जो मेजर बड़े फीचर्स और बग फिक्सेस हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे। तो ये सिस्टम ऑटो एग्जिट कर गया। बज़र की आवाज़ अगर आपको आ रही है, अगर मेरा कैमरा ये रिकॉर्ड कर पा रहा है तो इसके पीछे जो है वो बज़र चल रहा है, और ये आपके करीब प्रेसेस के ऊपर भी बज़र चल रहा है। तो मेन्यू में दोबारा इंटर करते हैं, अप बटन प्रेस करें और ये एक दफ़ा इंटर बटन प्रेस करें। लोड DC मैक्स जो है वो आप एडिट करके मिनिमम आप इसको सेट कर सकते हैं 2 एम्प्स के ऊपर, मैक्सिमम आप इसको ले जा सकते हैं 70 एम्प्स के ऊपर। तो इसको आप अपना जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इसकी 20 एम्प्स है, तो इसको आप अपनी सिस्टम के लोड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है कि आप अपना प्लेट्स की जो आपकी जो सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है उनसे आप अपना टोटल वोल्टेज जो है और जो आपके सोलर पैनल के VMPP बन रहे हैं उनसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपको कितने एम्पेयर पे सिस्टम सेट करना है। तो DC एम्पेयर जो है वो आपके DC बस के एम्पेयर हैं, जो आपकी DC बस आ रही है, तो ये आप बात याद रखिएगा। उसके बाद जो आउटपुट वोल्ट्स हैं आपके वो आप अपने सेट कर सकते हैं कि कितने वोल्ट्स आपका सिस्टम जो है वो AC के निकालेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 220 हैं। मिनिमम वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है कि आपके वोल्टेज अगर 170 से नीचे आते हैं तो सिस्टम जो है वो शट डाउन कर जाए। ये शट डाउन आपको टॉर्क लोड हैंडलिंग के दौरान भी आ सकता है, यानी कि अगर सिस्टम में टॉर्क आता है और ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है सिस्टम और वोल्टेज 170 से नीचे जाते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको नीचे जितना मर्जी ले जा सकते हैं, 75 वोल्ट तक लेके जा सकते हैं, 130 तक लेके जा सकते हैं। और इसके बाद जो है वो जो इसकी अपर लिमिट है वो आइडियली तो आपको ये जो आउटपुट वोल्ट्स हैं उससे हमेशा कम होनी चाहिए, लेकिन ये आप इसको बिल्कुल उसके पास भी ले जा सकते हैं। अभी हमारे आउटपुट वोल्टेज जो है वो 220 हैं, तो इसकी लिमिट भी 220 आई। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आउटपुट वोल्ट्स को चेंज करेंगे तो आपके मिनिमम वोल्टेज की रेंज भी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इसको दोनों को एक जैसा रखेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। मिनिमम वोल्टेज आपकी आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपका सिस्टम प्रॉब्लम करेगा। तो सेटिंग्स के दौरान एक ये चेक है, बट इसको स्टिल आप जो है वो इनवैलिड कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे 290 19 सेट किया और वहाँ पे जाके आप अपना
आउटपुट वोल्ट जो है वो 219 से नीचे कर दें, तो तब भी आपका सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा, वो आपको आउटपुट लो वोल्ट का एरर देगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। डीसीवी जो है वो आपकी डीसी बस कैलिब्रेशन है, यानी कि आपके जो डीसी के वोल्टेज आ रहे हैं वो आपने इसके साथ मैच करने हैं। क्लैंप मीटर से आप देखें कि आपकी कितनी वोल्टेज आ रही है, और डीसीवी जो है उसके ऊपर आप इसको रख के बराबर करके एग्जिट करके लास्ट में जाके इसको सेव कर दें, आपके डीसी वोल्टेज कैलिब्रेट हो जाएंगे। इसी तरह डीसी एम्पेयर कैलिब्रेशन है कि आप अपने डीसी के एम्पेयर जो है वो कैलिब्रेट कर सकते हैं। डीसी क्लैंप मीटर लगाएं और देखें कि आपका कितना सिस्टम में जो एम्पेयर है वो पास हो रहे हैं, और वो सेट कर दें। डीसी एम्पेयर की कैलकुलेशन का जो मिनिमम चेक है वो 5 एम्प्स का मैंने लगा दिए, यानी कि आप इसको कम से कम 5 एम्प्स से ऊपर जो है वो कैलिब्रेट करें। आइडियली जो आपका सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर 15 एम्पेयर का सिस्टम है तो उसको 7 या 8 एम्पेयर पे आप कैलिब्रेट करें, 50% पे कैलिब्रेट करें, ताकि आपकी जो कैलिब्रेशन का एरर है वो दोनों साइड्स पे अप और डाउन दोनों पे एक जैसा डिवाइड हो जाए और कैलिब्रेशन की जो रिपोर्टिंग है वो बेहतर हो। तो ये आपने क्लैंप मीटर लगा के, लोड लगा के, क्लैंप मीटर लगा के अपना डीसी एम्पेयर जो हैं वो आपने मैच करने हैं। नेक्स्ट पैरामीटर पे मूव करते हैं। ये पीवी हाई का आपका फीचर और लिमिट है कि अगर पीवी आपके इससे ज़्यादा आते हैं तो सिस्टम जो है वो शट डाउन करवा दे, सेफ शट डाउन करवा दे। VMPP जो है वो MPPT के लिए, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के लिए वोल्टेज है। ये वोल्टेज आपके सोलर पैनल के पीछे जो है वो VMPP की फॉर्म में या VMPP वोल्टेज की फॉर्म में दी होती है। इसको आप इतना रखें कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो VMPP वोल्टेज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 40 वोल्ट्स लिखे हुए हैं आपकी प्लेट के पीछे VMPP, तो आपके जो VMPP बनेंगे अगर आप 8 प्लेट इंस्टॉल करते हैं तो 320 वोल्ट्स बनते हैं। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के लिए आपके सोलर के जो वोल्टेज होते हैं उसको हमेशा VMPP के पास रखना चाहिए। अगर आप सोलर की प्लेट्स को ओवरलोड करेंगे और उसके वोल्टेज VMPP से नीचे आते हैं तो आपकी जो पावर डिलीवरी है प्लेट्स की तरफ से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप अगर वोल्टेज और करंट जो उसमें से पास हो रहा है उसका प्रोडक्ट लेंगे तो पावर जो डिलीवर हो रही है वो उतनी नहीं होगी जो कि VMPP पे डिलीवर हो रही होती है। तो ये MPPT के अंदर जो है वो एक तरह से एक थंब रूल होता है, की रूल होता है कि आपने अपना VMPP को मेंटेन करना है। तो VMPP जो है फॉर एग्जांपल इस केस में आपके 320 बन रहे हैं, तो बिकॉज अगर आप प्लेट्स को लोड करेंगे तो कुछ वोल्टेज तो नीचे आएंगे, तो थोड़े से वोल्ट आपको अलाउ होते हैं, आप नीचे लेके आ सकते हैं। अगर आपके 320 बन रहे हैं तो आप 290 या 280 तक जो है वो अपने VMPP सेट कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि अगर प्लेट्स पे लोड डलेगा तो वोल्टेज नीचे आएगी और थोड़ी सी वोल्टेज आपको ड्रॉप करवानी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है वो आपका लोड सिस्टम नहीं उठा सकेगा। तो 320 की अगर आपके पास VMPP आ रहा है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, जो प्लेट्स पे लिखे हैं 40 वोल्ट या 42 वोल्ट्स लिखे हैं, उससे 8 प्लेट्स के 320 वोल्ट बन रहे हैं, तो आप इसको जो है वो 290 या 280 या 285 पे सेट कर सकते हैं। तो इन वोल्टेज को यूज़ करते हुए जो सिस्टम है वो VMPP जो को यूज़ करते हुए सिस्टम MPPT, मैनुअल MPPT जो हमने बताया था, ये मैनुअल पार्ट है सिस्टम का कि आपके VMPP आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। बाकी जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के लिए सिस्टम ऑप्टिमाइज़ करेगा वो ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम। तो इसमें आपका जो VMPP है वो आइडियली जो आपकी प्लेट्स के ऊपर है उनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिन जो है वो ये आपकी आउटपुट की साइन वेव की फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी आपका जब टॉर्क लोड आता है और VMPP आपके ड्रॉप करते हैं तो उस टॉर्क लोड को हैंडल करने के लिए जो सिस्टम मिनिमम नीचे ला सकता है। डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी जो सिस्टम की ऑपरेटिंग है वो 50 हर्ट्ज़ है। हमारी घर की सारी अप्लाइंसेस 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट होती हैं और इनकी एक टॉलरेंस होती है। ज़्यादातर अप्लाइंसेस 40 से 50 हर्ट्ज़ के दरमियान में, ये 55 हर्ट्ज़ के दरमियान में ठीक काम करती हैं और इसमें कोई इशू नहीं आता। तो हमने इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन डाला है जिसमें होगा ये कि अगर आपका टॉर्क लोड आता है, यानी मोटर वगैरह बड़ी आप लगाते हैं या मोटर लोड आता है,
तो सिस्टम अपनी ग्रेजुअली जो है फ्रिक्वेंसी ड्रॉप करवा के आपके सिस्टम को जो है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकता है। यानी कि अगर आपका मोटर का लोड आया तो उसके अंदर जब आपका करंट ज़्यादा होता है, यानी सिस्टम ओवरलोड स्टेट में जा रही है, मोटर का टॉर्क बहुत ज़्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी कम करके मोटर की स्पीड को वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करवाएगा, जिसके बाद आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो वापस जो है वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। VMPP मिनिमम जो है वो आप सेट कर सकते हैं, यानी कि इस वक्त अगर हम इसको 40 सेट करेंगे तो ड्यूरिंग टॉर्क लोड हैंडलिंग जब VMPP और मोटर का लोड होगा तो आपकी मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी जाएगी 50 हर्ट्ज से वो 40 हर्ट्ज तक या 40 हर्ट्ज तक जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। तो ये फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में है, मिनिमम आप इसको सेट कर सकते हैं 30 हर्ट्ज तक। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको हमने 40 सेट किया हुआ है। तो ये अगर आपके पास प्योर मोटर लोड है तो आप उसको 30 पे भी सेट कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं आगे। टॉर्क टाइम इन सेकेंड्स। टॉर्क टाइम इन सेकंड्स का मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम के ऊपर आपने टॉर्क ऐड किया, मोटर ऐड की और सिस्टम ओवरलोड कर जाता है, यानी आपके 100% जो DC एम्पेयर आपने सेट किए थे उससे ऊपर जाता है, तो सिस्टम इतने सेकंड्स के लिए उस ओवरलोड को जो है वो बियर करेगा और फ्रीक्वेंसी कम करके और VMPP को देखते हुए आपका सिस्टम जो है वो टॉर्क प्रोवाइड करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा और मोटर को एक स्पीड अटेन करवाने में हेल्प करेगा। यानी कि 8 सेकंड तक अगर आपका जो ओवरलोड का करंट है वो कम हो जाता है और मोटर आपकी स्पीड पे आ जाती है तो टॉर्क हट जाता है, उसका जो टॉर्क करंट है वो हट जाता है। तो उस ड्यूरेशन के दरमियान जो आपका सिस्टम ओवरलोड में नहीं जाएगा। यानी कि ये टॉर्क को हैंडल करने का जो हमारा मैकेनिज्म है, ये एल्गोरिदम है, इतनी देर तक एटलीस्ट काम करेगा और मोटर को ड्राइव करने की पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो आप 5 सेकंड सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 8 सेकंड सेट है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 20 सेकंड है। यानी कि 20 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो मोटर को ड्राइव करवा देगा और इस दौरान आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी चेंज हो रही होगी, जो आपने फ्रिक्वेंसी मिनिमम सेट किया हुआ उसके अकॉर्डिंगली। ओके, ये शॉर्ट सर्किट ऑन ऑफ की सेटिंग है, यानी शॉर्ट सर्किट रीस्टार्ट ऑन ऑफ की। यानी कि अगर आपका शॉर्ट सर्किट आता है, चाहे वो शंट के थ्रू आता है चाहे वो आपकी CT के थ्रू आता है, तो आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है, 3 दफ़ा ऑन होगा, 30 सेकंड बाद ऑन होगा, 3 दफ़ा ऑन होगा। अगर 3 दफ़ा शॉर्ट सर्किट आता है तो सिस्टम परमानेंट ऑफ पे चला जाएगा। मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। मॉड्यूलेशन में हमारी एक हाइब्रिड और एक पार्शियल यूनिपोलर मॉड्यूलेशन है, जिसमें एक साइड के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी 7 किलोहर्ट्ज़ या 14 किलोहर्ट्ज़ और दूसरी साइड पे 15 किलोहर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है। उसके ऊपर बात करते हैं मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो जो डिफ़ॉल्ट पुराने सॉफ्टवेयर में है वो हमारे पास यूनिपोलर राइट जो है वो मॉड्यूलेशन चल रही है, जिसमें आपके ऊपर राइट के ऊपर, यानी कि मैं इसको राइट बोल रहा हूँ, राइट साइड पे आपकी हाई फ्रिक्वेंसी है, पिन नंबर 23 और 24 इधर है और 25-26 इधर है। तो इन साइड पे आपकी जो है वो लो फ्रिक्वेंसी है, इन साइड पे आपकी हाई फ्रिक्वेंसी है। तो राइट मॉड्यूलेशन जो है वो आपकी इस साइड पे है। तो आपकी इसी वजह से जो है वो ये वाले IGBT ज़रा ज़्यादा हीट होते हैं, ये वाले IGBT थोड़े कम हीट होते हैं। ओके, मॉड्यूलेशन राइट, ठीक है, आप इसको मेन्यू से चेंज कर सकते हैं लेफ़्ट के ऊपर भी, यानी कि आप हाई फ्रीक्वेंसी लेफ़्ट पे लेके चले जाएं और इधर आपकी 50 हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी स्क्वायर वेव। तो इसमें ये होगा कि अगर आपका कॉइल इस साइड पे आपके जो इंडक्टर आउटपुट फ़िल्टर लगा है वो अगर इस साइड पे लगा हुआ है तो आप इसको लेफ़्ट यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ किट लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपका इंडक्टर लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे आप लगाएं 24-25 के ऊपर जो है वो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आप जो है वो सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ करवाने की बजाय आप अपने मेन्यू से सेट कर सकते हैं कि आपको फ्रिक्वेंसी लेफ़्ट साइड पे चाहिए या हाई साइड पे हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है। इसके बाद एक नया हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इसमें मॉड्यूलेशन की टेक्निक। अब यूनिपोलर लेफ़्ट और राइट में ये होता है कि जिस साइड पे आपकी यूनिपोलर मॉड्यूलेशन होती है
उस साइड पे आपकी हीट ज़्यादा होती है। इस साइड पे होगा तो हीट ज़्यादा होगी, इस साइड पे होगा तो हीट ज़्यादा होगी। ठीक है, यूनिपोलर के अंदर एक फ़ायदा ये है कि आपके आउटपुट के EMI बहुत अच्छे मैनेज होते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन, चार्जर और बाकी चीज़ें सारी, टच वगैरह जो है वो बड़ा परफेक्ट काम करता है। तो इस वजह से जो है वो यूनिपोलर सब क्लाइंट्स की प्रेफरेंस है। तो आप या इधर हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं या इस तरफ हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो उसका असर ये आता है कि आपकी एक साइड ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाती है और आपके IGBTs एक साइड के ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, क्योंकि स्विचिंग हाई होती है तो लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं, स्विचिंग लॉसेस ज़्यादा होते हैं, कंडक्शन लॉसेस जो है वो कम से कम होते हैं। तो इधर कंडक्शन लॉसेस ज़्यादा है, स्विचिंग कम है, तो इसलिए जो है वो आपकी वो साइड ठंडी रहती है। तो हमने एक न्यू टेक्निक इसमें ऐड की है कि आपकी मॉड्यूलेशन यूनी में आपके पास राइट पे हाई फ्रिक्वेंसी है, लेफ़्ट पे हाई फ्रिक्वेंसी है। लेकिन एक थर्ड टाइप है जिसको हम यूनिपोलर, ये हमारा अपना ही इन्वेंटेड शुदा नेम है, यूनिपोलर स्विफ्ट हम बोल रहे हैं, जिसमें जो आपकी मॉड्यूलेशन है वो हाफ साइकिल के लिए हाई फ्रिक्वेंसी इस साइड पे है, हाफ साइकिल के लिए हाई फ्रिक्वेंसी इस साइड पे। तो अगर आप स्कोप लगा के देखेंगे तो 50 हर्ट्ज़ कभी इस साइड पे जा रही है, कभी इस साइड पे जा रही है, और इसी तरह हाई फ्रिक्वेंसी कभी इस साइड पे जा रही है, कभी इस साइड से जा रही है। तो इस तरह से जो आपके दोनों साइड्स के IGBTs हैं वो प्रॉपर लोड शेयर करते हैं और हीटिंग भी प्रॉपर शेयर करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इस चीज़ को चलाएंगे तो आपकी जो चार्जर के मसले और EMI के मसले और बाकी सारे मसले वो भी नहीं होंगे, और इसके अलावा जो आपकी हीटिंग है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो हमारा मोड है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा और इसमें जो है वो काफ़ी हमें हेल्प होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अगर आपने इस वालों में आप इस मोड में आप स्पेसिफाई करते हैं कि कॉइल की पोजीशन क्या होगी, लेफ़्ट पे होगी या राइट पे। स्विफ्ट के अंदर आप किसी भी साइड पे कॉइल लगा सकते हैं, यानी कि आपके किसी भी साइड पे कॉइल है, ऑब्वियसली एक साइकिल जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी का इस कॉइल में से पास होगा, दूसरा पास नहीं होगा। तो यूनिपोलर लेफ़्ट या राइट जो है इनके मुकाबले में यूनिपोलर स्विफ्ट में जो नॉइसिंग है थोड़े ज़्यादा है, बट इसमें ये है कि आपकी हीट एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। और आप इसको चला के चेक कर लेंगे, अगर आपका फ़िल्टर परफेक्ट काम करता है और टच के, चार्जर के, बाकी चीज़ों के मसले नहीं आते, तो फिर आप ये वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास बाइपोलर मॉड्यूलेशन का है, और बाइपोलर मॉड्यूलेशन में आपके दोनों साइड्स पे हाई फ्रिक्वेंसी ऑल द टाइम होती है, और बाइपोलर के अंदर जो है वो EMI नॉइसेस और बाकी नॉइसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बाइपोलर का एक फ़ायदा है कि आपकी जो मोटर ड्राइविंग और लोड बेयरिंग जो है वो उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो मॉड्यूलेशन है इसका बाय डिज़ाइन और बाय थ्योरी की जो आपकी लोड शेयरिंग है वो बहुत नेचुरल वे में हो रही होती है। तो नॉइसेस ज़्यादा, लेकिन आपका अगर टॉर्क लोड है या मोटर वगैरह है ज़्यादा तो उसके लिए आपकी बाइपोलर ज़्यादा बेहतर काम करती है, और उसकी पावर डिलीवरी और हीटिंग भी यूनिपोलर से कदरे कम होती है। लेकिन यूनिपोलर जो है वो मोस्टली जो है आपके होम और ऑफिस में यही यूज़ होती है। बाइपोलर जो है वो मेनली मोटर ड्राइव और हाई करंट और टॉर्क लोड के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, मॉड्यूलेशन से आगे मूव करते हैं वेव टाइप में साइन वेव जो है वो प्योर साइन वेव आपके सामने ये चल रही है, और मॉडिफाइड में जो है वो मॉडिफाइड वेव आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास पहले ऑप्शन था ये ऑटोमेटिक शिफ्ट करता था, यानी कि साइन और मॉडिफाई में ऑटोमेटिकली स्विच करता था, लेकिन अभी जो है ये अभी जो है वो आप इसको या साइन या मॉडिफाई फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो वेव जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बज़र जो है वो उसका बीप का ऑप्शन, जो बज़र का ऑप्शन है ऑन ऑफ का, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इसको ऑन करना ही ऑफ़ करना है। तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ भी कर सकते हैं, सॉरी ऑफ ऑन कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेड टाइम नैनो सेकेंड्स के अंदर। तो डेड टाइम सिलेक्शन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आप अपने
IGBT के अकॉर्डिंगली जो है वो डेड टाइम सेट कर सकते हैं। ये अभी जो IGBTs मेरे पास चल रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये KGF 40N120 चल रहा है, ठीक है। इसको मैंने पहले टेस्ट किया था ऑलमोस्ट 800 पे, 800 नैनो सेकेंड पे जब मैंने इसको टेस्ट किया तो 2000 वाट यानी 2000 वाट्स के बाद आप मुझे जो है वो एक रिंगिंग सुनाई देना शुरू हो गई थी। कॉइल जो है वो रिंगिंग करना शुरू कर दे रहे थे, यानी कि नॉइस आ रहा था जिसमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, और हीटिंग भी बढ़ गई थी। तो इसका जो डेड टाइम है वो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया अकॉर्डिंग टू डाटा शीट, तो और ही बनेगा, बट मैंने अभी इसको फ्री हैंड के तौर पे जो है वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1500 जो है वो 1564 नैनो सेकेंड सेट किया हुआ है। ये जो आपकी स्टेपिंग है वो 68 नैनो सेकेंड की है, जो कि आपके कंट्रोलर की सेटिंग पर डिपेंड करता है। तो आप मिनिमम जो है वो इसको सेट कर सकते हैं 612 यानी कि 612 नैनो सेकेंड। और याद रहे कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल एक फीचर है जो कि आपको डाटा शीट से कंसल्ट करके ही टेस्ट करना चाहिए। अगर आप इसको कम कर देंगे तो आपका जो है वो शॉर्ट सर्किट जो ओवरशूट है IGBTs के दरमियान वो आ जाएगा, आपके IGBTs जो है वो डैमेज हो जाएंगे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रखेंगे तो उसमें नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन ये कि आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि अगर आपके 220 जो है वो बन रहे थे 311 वोल्ट DC पे, तो वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो क्योंकि डेड टाइम का मतलब है कि आपकी वेव की स्विचिंग में ऑफ टाइम आता है, तो ऑफ टाइम आने से आपका उतना टाइम जो है वो एक तरह से वेस्ट होता है। तो इस पैरामीटर को क्रिटिकली सेट करना है। स्पेशली जो इंडस्ट्रियल मॉड्यूल्स हैं, जो बड़े मॉड्यूल्स हैं, जो पुराने स्लो मॉड्यूल्स हैं, उनके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है, आप चाहते हैं कि आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप डाटा शीट में जाके उसका जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं IGBT के, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि आपका डेड टाइम कितना होना चाहिए, उसके अंदर आपका IGBT का ऑफ टाइम यानी कि वो कितनी देर में ऑफ होता है, और इसके बाद जो है वो ऑफ डिले एक पैरामीटर होता है, वो दोनों का आप ऐड करें। यानी कि अगर एक IGBT का ऑफ टाइम है 300 नैनो सेकेंड और उसका जो ऑफ डिले है वो है 50 नैनो सेकेंड, तो आपका जो मिनिमम जो थ्योरी के मुताबिक जो डेड टाइम बन रहा है वो ये बन रहा है कि 300 + 50 350 नैनो सेकेंड। और रूल थंब भी है कि आप इसको जो है वो 1.5 टाइम्स रखें। यानी कि अगर आपके पास 500 नैनो सेकेंड टोटल डेड टाइम आपका ऑफ टाइम आ रहा है, तो आप उसको मेरे ख्याल से तो आप जो है ना उसको तकरीबन 2 गुना कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। IGBTs जो हैं वो, क्योंकि इसमें जो आपका डेड टाइम ऑफ टाइम है वो आपकी जो RGS गेट रजिस्टर होती है जो 15 ओम की हम लगाते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, और आपके जो ड्राइविंग वोल्टेज है उस पर भी डिपेंड करता है। तो डाटा शीट में उन्होंने डाटा दिया होता है कि कितने वोल्टेज, कितनी RGS यानी गेट रेजिस्टेंस की बेस पे हमें कितना डेड टाइम रिसीव हुआ है। तो उसको प्रॉपरली कैलकुलेट किए बगैर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप एटलीस्ट उसका जो डाटा शीट में से जो डेड टाइम निकल रहा है उसका आप डबल रखें, और वो भी अगर आपकी RGS बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको प्रॉबेबली एक्चुअली इसको सही तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक कैपेसिटर है तो रजिस्टर ऐड करते जब बढ़ाते जाएंगे तो आपका डेड टाइम जो है वो ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा। और इसी तरह अगर आप रेजिस्टेंस बहुत कम कर देंगे तो आपका गेट डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो डाटा शीट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। तो डेड टाइम जो है वो आइडियली अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे 1.6 के अंदर जो डेड टाइम था वो तकरीबन 1200 नैनो सेकेंड था, और उसके बाद जो 1.8 के अंदर है वो 1000 नैनो सेकेंड था बाय डिफ़ॉल्ट। तो कुछ लोगों को हमने उनको कस्टमाइज़ करके भी दिया था, यानी जो बड़े IGBTs मॉड्यूल्स चलाना चाह रहे हैं उनको 1300 पे या 1400 पे करके दिया था। तो लेकिन मैंने काफ़ी जगह पे 1800 नैनो सेकेंड प्लस भी डेड टाइम चलते देखा है। तो आप अपनी डाटा शीट IGBT की डाटा शीट के अकॉर्डिंगली आप इसको सेट करें। तो ये मैक्सिमम जो है वो 2.1 माइक्रो सेकेंड या 2108 नैनो सेकेंड पे जा सकता है। तो इसको आप क्रिटिकली देखें, क्रिटिकली सेट करें। ये एक बहुत अच्छा फीचर है, बट ये एक क्रिटिकल फीचर भी है, तो इसको ज़रा एहतियात से आप यूज़ करें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक सेफ लिमिट सेट की गई है, आप कोई भी IGBT इस पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कैरियर फ्रिक्वेंसी। कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी जो साइन वेव बनाने के लिए फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही है
उसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है 14 किलोहर्ट्ज़ पे, और आप इसको जो है वो 17 किलोहर्ट्ज़ भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आपका सिस्टम 7 किलोहर्ट्ज़ पे। अब ये 7 किलोहर्ट्ज़ जो है वो आपकी यूनिपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर स्विफ्ट, बाइपोलर स्विफ्ट सब पे एक जैसी होगी। मॉडिफाइड है या साइन वेव है, कुछ भी होगा वो एक जैसी होगी। इसी तरह 14 किलोहर्ट्ज़ सभी के ऊपर एक जैसी होगी। अच्छा, अब 14 किलोहर्ट्ज़ पे सेट करने से ये होगा कि आपके आउटपुट की EMI कम होंगे, लेकिन IGBT की हीट ज़्यादा होगी, और आपका जो कॉयल इंडक्टर लगता है वो भी आप जो है वो 2 मिली हेनरी तक लगा सकते हैं। 2 से 2.3 मिली हेनरी का कॉयल लगा सकते हैं। कॉयल के मिली हेनरी और कॉयल की जो करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। उसको आपको कंसल्ट करना चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए कि कितने मिली हेनरी का आपने कॉयल लगाना है एटलीस्ट। वो आपका डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, और आपकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ उस पर। लेकिन जो आपकी कॉयल की करंट कैपेबिलिटी या हैंडलिंग है वो डिपेंड करता है आपकी कॉयल की वायर के साइज़ के ऊपर, वायर के डायमीटर के ऊपर। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो 14 किलोहर्ट्ज़ के लिए आप 2 से 2.5 के दरमियान में कॉयल लगा सकते हैं मिली हेनरी में, और 7 के लिए जो है वो 3 मिली हेनरी से 3 मिली 2.8 3 मिली हेनरी या 3.2 मिली हेनरी का कॉयल लगाएं। और इसके साथ आउटपुट का कैपेसिटर जो है, जो आप 10 माइक्रोफैरड लगा रहे हैं, वो भी 12 माइक्रोफैरड या 14 माइक्रोफैरड तक ले जाए। तो इसकी लो फ्रिक्वेंसी की कॉस्ट ये है कि आपके आउटपुट के नॉइसेस EMI ज़्यादा आएंगे, कॉयल बड़ा लगेगा, आउटपुट के फ़िल्टर कैपेसिटर बड़ा लगेगा, यानी फ़िल्टर बड़ा लगेगा। उसके बाद जो है कि फ़ायदा ये होगा कि आपके जो IGBTs हैं वो कम हीट होंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी लो है। हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर फ़ायदा ये है EMI कम होंगे, नॉइसेस कम होंगे, कॉयल भी छोटा लगा सकते हैं, आउटपुट कैपेसिटर भी छोटा लगा सकते हैं, बट आपके IGBT हीट होंगे। ठीक है, तो ये दोनों दोनों के अपने अपने प्रो और कॉन्स हैं, तो इस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, रीसेट में आपका सिस्टम जो है वो सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रिस्टोर कर देगा और एग्ज़िट कर देगा, सेव भी उनको करवा देगा। जो भी सेटिंग्स हमने इसमें अप्लाई की होंगी वो अगर जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम बज़र को ऑफ करवा देते हैं, वो आप सेव नहीं करेंगे तो ये डिस्कार्ड कर देगा। एग्ज़िट करने पे जो है वो आपका सिस्टम सिंपली एग्ज़िट कर देगा, या आप इसको आइडल छोड़ दें 10 सेकंड के बाद ये खुद एग्ज़िट कर देगा। तो सेव करेंगे तो रीस्टार्ट करेगा, सिस्टम बंद हो जाएगा और सिस्टम जो है वो दोबारा आपका ऑन हो जाएगा सेव्ड सेटिंग के साथ। आप सुन सकते हैं कि बज़र अब नहीं आया, इसका मतलब है कि आपका बज़र जो है वो ऑफ है। कंफर्म भी कर सकते हैं पैरामीटर्स जाके दोबारा वापस कि सिस्टम के अंदर बज़र की क्या सिचुएशन है। तो बज़र आपका ऑफ है, ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं। अब दोबारा इसको आपको जो है वो सेव करना पड़ेगा। तो कोई भी सेटिंग या मैनुअल के अंदर कोई भी सेटिंग है आपकी, वो जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक वो आपकी सिस्टम के अंदर अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर जो है वो आप किस तरह ले सकते हैं। ये पीसी होनी चाहिए, ये ब्लैंक पीसी भी पड़ा है वो। अच्छा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कि 1.9 के अंदर हमने फीचर्स डाले हैं। 1.8 के अंदर कुछ लोग, जो इन लोगों के पास फाइल्स हैं वो देख सकते हैं, जब उनको अपलोड करते हैं सुपर प्रो पे या पिकिट पे या कहीं और पे, MP लैब IP इस पे करते हैं, तो वहाँ पे वो देख सकते हैं कि डिवाइस की 2010 की जो फ्लैश है, 12 KB की जो फ्लैश है, वो टोटल फुल हो चुकी है। और यही वजह है कि जो 1.9 सॉफ्टवेयर हमारा डिले हुआ है, और जो 7805 का मसला हमने करना था, IC का मसला हल करना था, इन सब को चेंज करने में, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में, नए फीचर्स डालने में, प्रॉब्लम फिक्सेस करने में हमें कंट्रोलर के अंदर स्पेस रिक्वायर्ड है। और कंट्रोलर को बहुत ऑप्टिमाइज़ किया गया था 1.8 में ऑलरेडी। तो उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने की काफ़ी कोशिश की गई डेवलपमेंट के दौरान, R&D के दौरान, लेकिन वो चीज़ हम एक ख़ास लिमिट से नीचे जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सके। दूसरी बात ये कि एक ऑप्शन था कि हम इसको मूव करते 3010 IC के ऊपर, DSP 30F3010, जिसकी मेमोरी जो है वो 100% ज़्यादा है, डबल है, 24 KB का वो कंट्रोलर है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल है वो 2010 है, सबके पास ऑलरेडी 2010 इंस्टॉल्ड है, और 2010 जो है वो कॉमनली अवेलेबल है। तो ये एक अगर बिज़नेस और अगर एक लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी एक अच्छा चीज़ नहीं थी। तो फिर
क्योंकि प्रॉब्लम्स भी कुछ ऐसी थी कि जो फिक्स करनी थी और फीचर्स भी मार्केट से काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, तो उसके ऊपर हमने ये किया है। ओके, मैं कंफर्म कर दूं कि जो आपका बज़र है वो पिन नंबर 22 जो आपकी खाली है, यानी कि ये आपकी जो एक पिन नंबर 22 है, यहाँ पे आपने बज़र का पॉजिटिव वाला कनेक्टर लगाना है। 5 वोल्ट का जो है ये बज़र है और इसके पॉजिटिव को आपने यहाँ पे लगाना है, और जो ग्राउंड है उसकी जो है आपने 7805 7805 की ग्राउंड पे लगा देना, तो आपका जो बज़र है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप इसको वायर के थ्रू भी लगा सकते हैं। फ्यूचर में आप अपना बोर्ड के ऊपर भी बज़र को अकोमोडेट कर सकते हैं। 5 वोल्ट का बज़र ये डायरेक्ट लगा हुआ है और ये इतना करंट भी नहीं ले रहा है कि पिन जो है वो सप्लाई ना कर सके, तो आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं बगैर किसी रजिस्टर या किसी और चीज़ के। तो 1.9 के बारे में बताते मैं आपको चैलेंज बता रहा था कि हमें चैलेंज ये आया कि 1.9 फर्मवेयर के ज़्यादा समझ लें कि जितनी फीचर्स पहले थे उतने ही फीचर और ऐड किए गए हैं, और अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये फीचर्स कैसे ऐड किए, स्पेस कैसे बनाएगी। तो इस चैलेंज को मीट करने के लिए, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमने इसके साथ एक्सटर्नल मेमोरी लगाई है, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमने एक बोर्ड इसके साथ लगाया। तो ये हमने जो एक फ्लैश है, फ्लैश आईसी जो विनबॉन्ड का मिलता है, जिसको हम बायोस भी बोलते हैं, फ्लैश आईसी, ये वो लगाया है। तो आपका जो नॉर्मली स्पीकिंग अगर सिंपली बोलें तो आपका हाफ सॉफ्टवेयर जो है वो आपके 2010 के अंदर है और हाफ सॉफ्टवेयर आपका इसके अंदर है। जितने क्रिटिकल टास्क हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के, एमपीपीटी के, जितने वेव जनरेशन के क्रिटिकल टास्क हैं वो सारे के सारे डीएसपी के अंदर है। और जो टास्क आपके कंजोर रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, डिस्प्ले रिलेटेड और डिसीजन मेकिंग जो है वो जो जहाँ पे लेटेंसी चल सकती है या स्लो डिसीजन हो सकता है, वो कोड इसके अंदर है। ठीक है, तो हाफ कोड हमारा इस एक्सटर्नल फ्लैश के अंदर है, हाफ कोड आपका उसके अंदर है। तो आपको सिस्टम 1.9 चलाने के लिए ये मेमोरी जो है ये चाहिए। इसको कैसे लगा सकते हैं? इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं कि आपके पास ये बोर्ड है, इसको हम जो है वो WB की बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस की के अंदर जो है वो आपका इस फ्लैश के अंदर सॉफ्टवेयर ये 3.3 पे ऑपरेट हो रही है, और बाकी जो ये सर्किटरी है इसकी ये ट्रांसलेशन के लिए लगी हुई है 3.3, और ये SPI पे चल रही है। ये वायर्स आपकी जो LCD से जो सेकंड आपका जैक है जो आपका यहाँ पे आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैक आपने उतारना है, और ये जैक जो आपका किट की तरफ से आ रहा है, यानी पे जहाँ पे अब किट लिखा हुआ वहाँ पे ये लगाना है, और उसके बाद आपने दूसरा जैक यहाँ पे लगाना है, और ये आपने यहाँ पे लगा के तो अपना जो है वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर देना। आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया, बजर चल गया और ये आपका सिस्टम ऑपरेट होना शुरू हो गया। ओके, अब इसमें ये है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आपकी ये ओके काम कर रही है या वैलिड है, तो उसमें आपको मैं ये उतार के चला के दिखाता हूँ। अगर आप इसको नहीं लगाते तो आपका सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा। ये देखें, ये आपने लगा दी, उसके बाद ये नहीं है कि सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगा या कुछ और कर जाएगा, लेकिन जो सिस्टम का जो है वो ये डेमो सॉफ्टवेयर लिखा आएगा, और उसके बाद जो सिस्टम है आपका अननोन स्टेट में चला जाएगा और सेफ शटडाउन करवा देगा उसको। तो ये जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो आपके थ्रू आउट द सिस्टम ऑपरेट करने के लिए जो होगा वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाते तो आपकी ये कंसोल, मैसेजेस और बाकी चीज़ें कुछ भी काम नहीं करता। ये मेन्यू और सेटिंग्स भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी जो हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी है वो इस तरह से कि जो लोग हमसे फ़ाइल ले चुके हैं उनके साथ हम स्पेशल ये बनाएंगे कि जो फाइल्स हैं इसकी। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये है कि आप इस फाइल के अंदर अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपने किसी भी क्लाइंट का नाम जो है वो लिख सकते हैं, और ये फ़ाइल आप हमसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, 1.9 की अपने नाम के साथ भी कर सकते हैं। आप इसका नाम खुद भी जो है वो फ्लैश के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। और हर सिस्टम के लिए आपको हमारे से ये की बाय करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपका बाकी
फर्मवेयर है। तो ये इसकी सिक्योरिटी भी है और इसके अंदर बाकी जो सॉफ्टवेयर है आपका वो भी है जो इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। करंटली जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये एक लोकल डिज़ाइन में है और हमारे पास इसका डिज़ाइन भी ओपन सोर्स है, हम आपको ये डिज़ाइन शेयर कर देंगे। बट आपको ये की जो है वो हमसे बाय या प्रोग्राम करवानी पड़ेगा, ये वाला चीज़। बाकी आप अपने कंपोनेंट्स मार्केट से बाय करके लगा सकते हैं। सेम चीज़ को आप अकोमोडेट कर सकते हैं इस पीसीबी के पीछे भी, यानी कि आप एलसीडी बनवा सकते हैं जिसमें आपके कंपोनेंट्स इधर होंगे। कुछ लोग ये बनवा रहे हैं ऑलरेडी और यहाँ पे आपके कंपोनेंट लगे होंगे और ये आईसी जो है हम आपको प्रोग्राम करके देंगे, जिसका जो है वो आप इसको यूज़ करके की को और बाकी एक्सटर्नल फ्लैश को तो आप अपना सिस्टम चला सकते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट वर्जन हमारा ये, जो नेक्स्ट वर्जन हमारा आ रहा है वो जो मैं आपको दिखा देता हूँ वो हमारा ये है। ये एसएमडी में वर्जन है हमारा। ये अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा तो ये एसएमडी में वर्जन आ रहा है हमारा। तो ये वाला वर्जन भी अवेलेबल होगा बहुत जल्द। तो इसमें भी ये इसी तरह से है कि आपके पास बोर्ड की तरफ से आने वाला कनेक्टर और उसके बाद आपके पास ये बोर्ड में जाएगा और अब इसको ऑन करें। अच्छा, इसमें याद रहे कि अब ये की जो है वो इस तरह वर्क करेगी कि आपका हाफ सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर है और हाफ सॉफ्टवेयर आपका कंट्रोलर के अंदर है। तो फ्यूचर में अगर आप ये की हमसे बाय करके अपने एक कंट्रोलर के साथ अपना यूज़ करते हैं, आप इन्वर्टर में लगा देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट आती है, कोई और आती है, तो ये की आपकी चेंज नहीं होगी। उसमें हम कुछ इस तरह करेंगे कि जो भी हमारी सॉफ्टवेयर की अपडेट या कंट्रोल होगा हम उसको कंट्रोलर वाली साइड पे ही कवर करने की कोशिश करेंगे और इस साइड पे जो है वो हम अपडेट्स नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर हम आपको इसकी जो है वो की अपडेट करने का भी ऑप्शन देंगे, आप की हमसे अपडेट करवा सकते हैं। तो फ्यूचर में हमारे पास अभी कुछ दिन तक इस फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन उस पर पहले इस फॉर्म में है। तो आप अपना भी ये पीसीबी बना सकते हैं, इसका डिज़ाइन हम दे सकते हैं आपको। उसके बाद जो है वो इसके पीछे आप इसको पेस्ट करें और चला सकते हैं। और फाइल जो है यानी कि 50% जो आपका उसका सॉफ्टवेयर है वो फॉर सेल अवेलेबल है और वो हम जो है वो अभी सेल करना शुरू कर देंगे। उसकी प्राइसिंग वगैरह जो है वो भी शेयर कर दी जाएगी। तो ये जो है वो 1.9 है हमारा सिस्टम, जिसके अंदर जो है वो हमने आपको फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। और थोड़ा सा आपको जो है वो डेमो देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज चेंज करने की प्रोविज़न है, तो मैं वोल्टेज जो है वो इसके थोड़े कम करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये लोड आने पे जो है वो फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा जो है वो सिस्टम कर रहा है। वोल्टेज को भी अप डाउन कर रहा है और फ्रिक्वेंसी भी जो है वो कम ज़्यादा कर रहा है। तो ये जब आपका टॉर्क लोड आएगा तो ये इसको इस तरह से जो है वो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा ग्रेजुअली कम ज़्यादा करेगा। अभी इस पे ये ओवरलोड का एरर आ गया, पीवी हाई का एरर, और ये बजर इसके साथ जो है वो पीवी हाई इस पे दे देगा। अभी दोबारा थोड़ी देर बाद ये खुद ऑन होगा और नॉर्मल ऑपरेट करेगा। बाकी फीचर्स इसी तरह से हैं। आपके एरर आते हैं E0 1 2 3 4 5। E0 का जो प्रॉब्लम बार बार आता था उसको भी सॉल्व किया कि वो अब कम से कम आए या वो ना आए, उसके ऊपर भी काम किया गया। इसके अलावा जो है वो आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ है। बाकी आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं ऑडियो के फॉर्म में, और इधर चैट में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।